जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो के अंदर CEX और DEX ये लफ्ज़ आपने अक्सर सुने होंगे कि ये क्या, लेकिन आपको शायद ये क्लियर ना हो कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बहुत आसान तरीके से क्लियर कर दूंगा कि CEX और DEX क्या है और इनमें से आपके लिए कौन सी बेहतर है। एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आप खुद भी फैसला कर सकेंगे, आप खुद भी उसको पहचान सकेंगे कि कौन सी जो जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप जो वेबसाइट पर हैं या सिस्टम पे हैं वो CEX है या DEX है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CEX है क्या और DEX है क्या। बेसिकली हम लोग बैंक्स के नाम से तो वाकिफ़ हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं बैंक क्या होता है। इसी तरह हमें ये भी पता है कि जो करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, जो मार्केट में बैठे होते हैं, जो आपको एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी देते हैं, उनसे तो हम वाकिफ़ हैं। लेकिन जब से क्रिप्टो दुनिया में आया तब से बहुत सारे नई कंपनीज़, नए नाम और नए काम भी निकल आए हैं। और क्योंकि ज़्यादातर जो तकरीबन सभी कुछ इंग्लिश में है और बाहर के ममालिक में होता है, तो इसलिए अभी हमें ख़ुद भी समझने में उसको वक्त भी लगता है और मुश्किल भी पेश आती है। तो मैं एक वीडियो की सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ कि क्रिप्टो के अंदर मुख्तलिफ जो लफ्ज़ हैं, मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं, उनके क्या मतलब हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको, जैसे मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि CEX और DEX क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने क्रिप्टो में कुछ अरसे से काम कर रहे हैं या कोई अगर आपने अभी क्रिप्टो को शुरू किया है या करना चाहते हैं, तो आप बहुत नाम सुनेंगे, बाइनेंस, कॉइनबेस और इस तरह के बहुत सारे दूसरे। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली दो तरह के एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक मनी एक्सचेंजर होते हैं जहाँ पर अगर आपके पास रुपए हैं, पाकिस्तानी रुपए हैं, और आप वो किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप वो मनी एक्सचेंजर जो है उसके पास लेके जाते हैं या लोग बैंक से भी करवा लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़ाहिर है कि उसमें आप ना तो बैंक के पास जाते हैं और ना ही अपनी किसी लोकल मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए अपनी करेंसी को। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो सब ऑनलाइन हैं, उनके थ्रू आप एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं। दो तरह की मेन एक्सचेंजेस होती हैं। एक को कहते हैं CEX, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं DEX। इनका जो फ़र्क क्या है वो इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने कुछ नुकसानात भी हैं। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है, फिर आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपने कौन से वाली इस्तेमाल करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन क्रिप्टो के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं उसमें दो तरह की हैं, CEX और DEX। इसमें जो CEX एक्सचेंजेस वो होती हैं जिनका मैं जो ये भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, कूकॉइन और ये सब बड़ी बड़ी एक्सचेंज हैं। इनमें से तकरीबन हर कोई इनसे वाकिफ़ है, क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो में नया भी आता है तो वो यकीनन इन नामों को ज़रूर देखता है। तो ये क्या है? ये एक ये एक्सचेंज की किस्म है। ठीक है, और एक दूसरी एक्सचेंज की किस्म है, उसका नाम है DEX या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। CEX को कहते हैं बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, यानी हर चीज़ एक मरकज़ के से हो रही होती है। और एक है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी इसका कोई मरकज़ नहीं होता। ये कोई किसी एक जगह पे, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बैंक की शक्ल में कोई एक दुकान या कोई एक वेबसाइट या कोई एक जगह एक बंदा है जो सब कंट्रोल करता है, या एक कंपनी है। ये सब फैला होता है हर जगह, मुख्तलिफ लोगों के हाथों में होता है। तो दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड है और एक डिसेंट्रलाइज्ड है। एक बिल्कुल मरकज़ के अंदर होता है, सारा हर काम, जैसे आप बैंक में जाते हैं, आपको वहाँ पे वो बैंक जो भी हो सारे काम वहीं हो जाते हैं। और एक है डिसेंट्रलाइज्ड कि आप करेंसी एक्सचेंज है, आप अपने इलाके में किसी भी मनी एक्सचेंजर के पास चले जाते हैं, या आप यूँ भी कह लें कि कोई भी दुकान, आपने दाल खरीदनी है, आप इस दुकान से खरीद लें, किसी दूसरी दुकान से खरीद लें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड है और एक डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ के अपने-अपने फ़ायदे और अपने-अपने नुकसान हैं, वो अब मैं आपके साथ एक-एक करके शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो फ़र्क मैं आपको बताऊँगा कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज़्ड के अंदर है, वो ये है कि सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ जो होती हैं, जैसे बाइनेंस वगैरह, कॉइनबेस, यहाँ पर जो सारा कुछ है, मैंने जैसे आपको बताया
कि वो एक्सचेंज के ऊपर खुद होता है, कंट्रोल होता है, यानी एक्सचेंज ही कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि आपकी जो करेंसी है वो भी एक्सचेंज के पास पड़ी होती है, वो आपके पास नहीं पड़ी होती। यानी वो होती तो आपके अकाउंट में है, लेकिन वो आपके पास नहीं होती। आप जब चाहें उसको ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज के पास पड़ी होती है, ठीक है, वो आपके पास नहीं होती। ये होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बताया बाइनेंस, कॉइनबेस, क्यूकॉइन, FTX, गेट IO, ये सब बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो की, बायबिट वगैरह। इन सब में आप जो भी अपने फंड्स वो भी एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जैसे बैंक, आप अपने पैसे बैंक में रखवा देते हैं, और अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी आप अपनी, या NFT है, जो भी कुछ है आपके पास, वो सब भी एक्सचेंज के ऊपर ही रहता है। बिल्कुल जैसे अगर आप बैंक के अंदर अपना कोई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, अब तो इतना ज़्यादा लोग नहीं रखवाते, लेकिन फिर भी अगर आपने कभी रखवाया हो या आपने सुना हो कि बैंक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी रखते हैं, या अपनी कोई और भी कोई कीमती चीज़ है वो बैंक में लोग रखवा देते हैं। तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो सब कुछ वहाँ पर उनके पास पड़ा होता है। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जैसे पैनकेकस्वैप बहुत बड़ी मशहूर है, यूनिस्वैप, ये वाली DYDX भी बहुत बड़ी है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, इनमें ये कुछ भी, कोई भी आपके, ना तो ये फंड्स अपने पास रखते हैं आपके फंड्स, ठीक है, और ना ही आपकी जो क्रिप्टो करेंसी आपने ख़रीद के रखी हुई है ये अपने पास रखते हैं, वो भी आपके पास होती है। फंड्स भी आप अपने पास रखते हैं। कैसे रखते हैं? वो एक वॉलेट होता है, उसके थ्रू रखते हैं। अगर आपने कभी मेटामास्क का नाम सुना हो, या आपने दूसरे एक और ट्रस्ट वॉलेट है, बहुत मशहूर है, वो आप अपने पास अपने मोबाइल पे चलता है। हो सकता है आगे आगे चल के कंप्यूटर पे भी चलने लगे, अभी वो सिर्फ मोबाइल पर ही है। तो वो आपके पास वॉलेट्स होते हैं, कुछ वॉलेट्स आपके कंप्यूटर पे भी चल जाते हैं, मोबाइल पर भी चलते हैं, कुछ वॉलेट्स होते हैं सिर्फ मोबाइल पर चलते हैं, और कुछ वॉलेट्स हैं वो सिर्फ कंप्यूटर पे चलते हैं। लेकिन जो भी हो, इस तरह के जो जो वॉलेट्स होती, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, ये मैं अपने पास ना तो अपने आपके फंड्स रखती हैं, ना ही ये आपकी क्रिप्टो करेंसी या NFT एसेट जो भी है वो अपने पास रखते हैं। वो सब कुछ आप अपने पास खुद रखते हैं। इसलिए इसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो सब कुछ अपने पास रखते हैं उसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन ये पहला फ़र्क है कि दोनों में, कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो रखते हैं अपने पास आपकी सब चीज़ें, और डिसेंट्रलाइज में आप खुद अपने पास रखते हैं सब कुछ। एक दूसरा जो फ़र्क है इसके अंदर वो ये कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस वगैरह, जो सब कुछ अपने हाथ में रखती हैं, वहाँ पर आप नॉर्मली जो क्रिप्टो करेंसी है वो अपने जो कैश है, जो पैसे हैं, जो बैंक, जो नॉर्मल आम पैसे हैं, जिनको, जो क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि असल करेंसी जो है, उससे आप वो ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डॉलर्स हैं, आम तौर पर डॉलर्स में या किसी ऐसी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी जाती है। पाकिस्तान में भी आप ख़रीद सकते हैं रुपए के ज़रिए से, मेरे ख़्याल से, कि हर बैंक अलाउ नहीं करता, लेकिन बहरहाल अगर आपने क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी है तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ पर आप अपने अपने पैसों से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ पर आम तौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो किसी जो सिस्टम है वो असल में खुद एक, आप जो समझे, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होती, वो उनका सिस्टम वो और तरीके से काम करती हैं, उनके ऑर्डर बुक्स होती हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर ऑर्डर बुक्स नहीं होती, और वहाँ पर सिर्फ जो यूज़र्स हैं, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं, वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ डील करते हैं। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं वहाँ पर एक्सचेंज बीच में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे आपने किसी को अगर पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बैंक से जाएंगे, बैंक को पैसे देंगे, और वो बैंक जो है आगे से आपके पैसे जो है जिसको भी आपने भेजने होते हैं वो वहाँ चले भेज देता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या करेगी कि आगे की सूरत में आप किसी बैंक के पास नहीं जाएंगे, आप खुद उस किसी बंदे के पास जिसको भी आपने पैसे देने हैं वो आपके पास आएगा, या आप उसके पास जाएंगे और आप आपस में लेन देन कर लेंगे। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट लेन देन होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, इसलिए इसके अंदर आप डायरेक्टली अपने कैश पैसों से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ही चाहिए होती है, और उस क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए को ही आप दूसरी क्रिप्टो करेंसी से बदल सकते हैं।
लेकिन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है। उधर आप अपनी नॉर्मल करेंसी से क्रिप्टो खरीद भी सकते हैं और वापस जब आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं तो उसको वापस अपनी नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा फ़र्क है। अगला फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं जैसे बाइनेंस वगैरह, इसको मैं अगर इस तरह से खोल दूँ आपको आसानी के लिए, इसको इधर लगा देते हैं और इसको इधर, ठीक है। ये अब लेफ़्ट साइड पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आप देख लें स्पॉट एक्सचेंज लिखा हुआ है, इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं। और ये राइट साइड पे इसको मैं कर देता हूँ, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ओके। तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के मुकाबले में कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो फीचर्स होते हैं इनके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे ये बहुत सारे आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको ट्रेड करने के रास्ते होते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको पता है कि स्पॉट क्या है। इसी तरह फ्यूचर्स होता है, मार्जिन अकाउंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पर आप कर्ज लेके भी ट्रेड कर सकते हैं और बहुत चीज़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो हर थोड़े अरसे के बाद, हर थोड़े कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद कोई ना कोई नई चीज़ अपनी एक्सचेंज पे ऐड करते रहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पर भी नए फीचर्स आते हैं लेकिन उस रफ्तार के साथ नहीं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती जितनी के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई मार्जिन अकाउंट या फ्यूचर्स अकाउंट नहीं होता, ठीक है। आगे चल के वो शामिल कर दें तो एक अलग बात है, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि अभी तक वहाँ पर इतनी फीचर्स नहीं है जितने के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर होते हैं। तो ये एक दूसरा फ़र्क है। एक अगला फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं उनके जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, और खैर नुकसान तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के भी कुछ ना कुछ होते हैं। फ़ायदा, हर चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं होता, तो मैं वो आपके सामने रखता हूँ दोनों के बारे में। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो उनकी सिक्योरिटी और वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, बाइनेंस, कॉइनबेस, कूकॉइन या जहाँ पर भी, ठीक है, वो आपसे बहुत डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, वो आपसे लाइसेंस मांगेंगे, पासपोर्ट मांगेंगे, नेशनल आईडी कार्ड मांगेंगे, मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन होगी, वो आपसे काफ़ी चीज़ें इस तरह की मांगते हैं। डिसेंट्रलाइज वाले जो हैं वो ये सब नहीं मांगते। वहाँ पे आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर आपको याद हो, आपको सिर्फ इतना करना होता है, आप उनकी ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। जौन सी भी बहुत सारे मुख्तलिफ वॉलेट्स इनको कहते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स वॉलेट्स हैं, इनको डाउनलोड करें। मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेफ पाल है, और बहुत कई कई वॉलेट्स हैं, ठीक है। आप वो बस वो वॉलेट डाउनलोड करें और बस आप उसके अंदर ट्रेडिंग शुरू कर दें। वो आपसे कुछ नहीं पूछते कि भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कहाँ से कमाते हैं, क्या खर्च करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो आपसे कुछ नहीं पूछते। सब कुछ आपके ऊपर, वो जो है, आप एक तरह से आप कह लें कि नामालूम रहता है, उनको नहीं पता होता कि आपके बारे में। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं, ये वाली राइट लेफ्ट साइड वाली, ये आपसे ये सब इंफॉर्मेशन मांगती हैं, आपकी जो शनाख्त है, इनके पास आपका वो पूरा डाटा होता है। वरना अगर आप नहीं देते तो अब दिन ब दिन बहुत सख्ती होती जा रही है, तो आपका वो अकाउंट जो है वो, उसको हो सकता है कि वो आपको अकाउंट पहले खोलने ही ना दें, और अगर खोल दें तो आपको उस वक्त तक उसको एक्टिवेट ना करें जब तक कि आप उसको वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देते। इसलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं, जहाँ पर वहाँ पे फ़ायदा ये है कि बहुत फ़ीचर्स हैं, आप बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर ये भी है कि वो आपसे बहुत, वहाँ पर जो ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं कि कानून और ज़ाब्ते जो हैं, वहाँ पर ज़्यादा उनको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो कि आप नहीं चाहते कि आपको आपका बारे में एक्सचेंज को पता चले, तो फिर आपको CEX, ठीक है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर आपको अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपसे सब कुछ मांगते हैं। तो अगर आपको प्राइवेसी का ख्याल है अपनी, और आप अपनी ट्रेडिंग को एनोनिमस रखना चाहते हैं, तो फिर आपने CEX नहीं बल्कि DEX में आना है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे, जैसे मैंने कहा, सख्ती बढ़ती जा रही है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो तो आपकी तस्वीर भी लेते हैं, आपकी बल्कि
आपको अपनी जो आपने अगर वेरिफिकेशन की हो तो आपको पता होगा कि वो आपसे ख़ास कागज़ के ऊपर, बाकायदा कागज़ के ऊपर अपना अपना अकाउंट नंबर, अपनी तारीख़, अपनी तस्वीर सब कुछ एक साथ एक ही एक कैमरे के सामने खड़े होकर बाकायदा तस्वीर अपलोड करते हैं, तो फिर जाकर वो आपको आपका अकाउंट खोलने देते हैं। तो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस में इस तरह की सख्ती काफ़ी ज़्यादा है। अम, अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं, ये लेफ़्ट साइड वाली, ये आपके फंड्स, आपके क्रिप्टो जो कुछ भी है ये अपने पास रखती हैं, आप अपने पास नहीं रखते। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। और इससे एक सबसे बड़ा जो नुकसान है या ख़तरा है कहना चाहिए मुझे, वो ये है कि अगर आप जिस एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के अंदर आपने अपने क्रिप्टो करेंसी को, अपने फंड्स को, जो कुछ भी है, एनएफटीज़ को, एसेट्स को रखा हुआ है, अगर वो एक्सचेंज हैक हो जाती है, ठीक है? तो आपके जो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हैक अटैक है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हैकिंग अटैक्स ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर होते हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं उनको पता होता है कि लोगों की जो सारी की सारी जो डिटेल है, सिक्योरिटी की डिटेल, उनकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, वो सब के सब एक्सचेंज के ऊपर है, ही पड़ी हुई है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज में तो मैंने आपको बताया था कि वो सब आपकी डिटेल आपके अपने पास होती है, आपके अपनी कंप्यूटर मोबाइल पर होती है। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको वो सब तफसील अपनी उन एक्सचेंज पे रखनी पड़ती है। तो अगर वो एक्सचेंज हैक होती है तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जो पैसे हैं, आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, एनएफटीज, वो सब भी हैक हो जाएगा। अम, और क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी अभी दुनिया में नई है, इसमें ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर एक्सचेंज हैक होती है तो वो आप इस चीज़ के हरगिज़ पाबंद नहीं है कि वो एक्सचेंज वाले आपको कुछ भी वापस करें, ठीक है? तो अगर एक्सचेंज का के ऊपर हैक अटैक आता है और हैकर जो है कुछ चुरा कर ले जाते हैं और उसमें आपका अकाउंट भी शामिल है, तो आपको आपका सब वो जाएगा, आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। ये फ़र्क होता है सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट कीज़ हैं, सिक्योरिटी की जो इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपकी जो 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 एसेट्स हैं वो महफूज होते हैं, अगर वो आपके किसी और हैकर ने चुरा लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके घर के अंदर अगर आपने कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और खुदा ना खास्ता घर के अंदर डाकू आ जाते हैं तो वो सब उड़ा के ले जाएंगे। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, ठीक है? उसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं है। तो जब आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है और तो आप अपने आप को तो वो वापस नहीं करेंगे ना, या तो वो चोर डाकू ही वापस आपको कर दें तो कर दें, वो एक अलग बात है, वरना आप किसी के पास तो नहीं जाएंगे ना, भाई इसका ज़िम्मेदार तुम हो, तुम मुझे वापस करो। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अभी ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। बैंकों में ऐसा होता है एक्चुअली, शायद आपको पता हो कि अगर बैंक में डाका पड़ जाए तो बैंक उसका ज़िम्मेदार होता है कि आप लोगों के जो अकाउंट हैं उनको अगर उनके पैसे उसमें से चुराए गए हैं, जो जो भी कीमती चीज़ें वहाँ से चुराई गई, तो बैंक ज़िम्मेदार होता है वापस करने का, ठीक है? लेकिन अगर वही काम आपके घर पर हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार आप किसी और को तो नहीं ठहरा सकते ना। आप यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि पुलिस के पास जा सकते हैं कि जी उनको ढूंढो, ढूंढ के लाओ और आप उनसे वापस निकलवाओ। लेकिन तो इसी तरह सेंट्रल एक्सचेंजेस जो है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वो भी आपके पैसे की आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है? अगर हैकिंग हो गई तो हो गई, आपका गया, जो कुछ गया वो बस गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए आपको बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि भाई अपने ज़्यादा जो फंड्स हैं या ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है वो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पे ना रखें, वहाँ पर ट्रेडिंग करें, आएँ, रखें, इस्तेमाल करें और वहाँ से निकल जाएं, ठीक है? ज़्यादातर जो है लोगों को बताया जाता है कि जब अपना वॉलेट जो है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, DEX डेक्स, उन पर रखें अपने, क्योंकि वो जो वॉलेट है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा या आपके मोबाइल पर होगा। मसला ये है कि अभी पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया भर में लोगों को इतनी समझ नहीं है, तो वो गलतियां कर बैठते हैं और अपनी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उसको भी हैक करवा बैठते हैं। इसलिए कि ये बहुत कॉमन चीज़ है अभी दुनिया में, और हैकर जो हैं वो जानते हैं कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अ, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो, उसमें हमेशा हमेशा जो जो
जिसकी मिसाल के तौर पर अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने फंड्स अपनी क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखते हैं, ठीक है, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको लगे कि जी आपके पैसे या आपकी करेंसी गायब हो गई आपके, तो यकीन रखें इसकी गलती सिर्फ और सिर्फ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग एहतियात नहीं करते और अपनी जो प्राइवेट कीज़ हैं वो किसी वेबसाइट पर डाल देते हैं, क्योंकि हैकर्स हैं वो बिल्कुल वेबसाइट ऐसी बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल असल वेबसाइट है, और वहाँ पर अपनी प्राइवेट की दे बैठते हैं और फिर अपना अकाउंट खाली करवा बैठते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी। अगर आप उसमें एहतियात करें, और मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है, कैसे पता चलता है। अगर आप उसमें एहतियात करेंगे तो आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी है या एसेट्स हैं या फंड्स हैं जो भी आपने पास रखा हुआ है अपने ऐप के अंदर, ऐप वॉलेट के अंदर, मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, जो भी आप वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो जो फंड्स और सब कुछ है वो महफूज रहेगा। अभी मैं आपको कुछ एक तो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि ये कैसे होता है, कैसे लोग खुद कैसे गलती करते हैं। एक मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें, मिसाल के तौर पर आम तौर पे जो जो लोग गलतियाँ करते हैं वो यही होता है कि अब मैं ये सिर्फ जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिधर के आप अपने क्रिप्टो करेंसी और अपने फंड सब कुछ उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं, सब कुछ आपके पास होता है। अब लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पर उनका कोई सवाल होता है, कोई सपोर्ट को चाहिए होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो वो उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। कभी फंड्स फंस जाते हैं वॉलेट के अंदर, कभी ट्रांजैक्शन फंस जाती है, कभी बहुत देर लग रही होती है, ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होती, तो लोग, ज़ाहिर है कि आप चाहते हैं कि कुछ आपका उसका हल निकले। तो आम तौर पर लोग ट्विटर पे, क्योंकि आज के ज़माने में हर बड़ी कंपनी ट्विटर पर होती है, उसके अलावा उनके टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं, फेसबुक भी हो सकता है हो, और इस तरह की कई जगह पर उनके मुख्तलिफ कंपनीज हर के कई कई जगह पर उनकी प्रेजेंस होती है। तो ट्विटर पर मिसाल के तौर पे अक्सर हर बड़ी कंपनी है, तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, पैनकेक स्वैप, ठीक है। केक यहाँ पर लोग बहुत ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, दुनिया की तीसरे नंबर की बड़ी एक्सचेंज है। अब देखें, जैसे मैंने पैनकेक स्वैप डाला और मैंने कहा यार मुझे कोई हेल्प चाहिए, और कि मेरा जो भी मसला हो सकता है, ठीक है, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको पैनकेक स्वैप उसमें डालता हूँ और देखता हूँ, तो आप देखें आपके सामने ये पैनकेक स्वैप लिखा हुआ है, ठीक है, उसका ये भी पैनकेक स्वैप लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, इसके आगे ऑफिशियल लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए नीचे और भी है, ये कई पैनकेक स्वैप है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली असल में ऑफिशियल है। ये ऑफिशियल है क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है ये ऑफिशियल है। ये तो मैं भी बना के अभी अकाउंट बना दूँ, उसका नाम पैनकेक स्वैप रख दूँ और ऑफिशियल लिख दूँ। इस तरह की जगहों से लोग मार खाते हैं, ठीक है? उनको पता नहीं चलता कि कौन-सी वाली ऑफ़िशियल है, गलत जगह पर जाकर वो सवाल डाल देते हैं और वो फिर हैकर्स जो हैं उनको फँसा लेते हैं, ठीक है? और उनसे उनसे प्राइवेट की निकलवा लेते हैं, उनसे वो हैकर उनको कहते हैं, "हाँ, हाँ, हम आपका मसला हल कर देंगे, आप सही जगह पर, आप यही ऑफ़िशियल कंपनी है, और आप हमें अपनी प्राइवेट की दें ताकि हम उसको जाके देख सकें कि क्या मसला है, उसको हल कर सकें।" तो लोग जो कि पहले ही फँसे होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा यार प्राइवेट की अगर देंगे नहीं तो मसला हल कैसे होगा? तो वो प्राइवेट की अपनी जो है वो दे बैठते हैं, और उसके बाद वो हैकर्स जो हैं वो आपका सारा अकाउंट खाली कर देते हैं। और ये यकीन करें, ये बहुत ही आम मसला है, बहुत आम मसला है जिसमें बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो आप यहाँ तक कि ये नहीं कि आपने सिर्फ यहाँ से कोई गलत कंपनी उठा ली, फेक कंपनी जिसे कहते हैं, ठीक है? अगर आप ओरिजिनल कंपनी को भी सेलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से मैं ये वाली ओरिजिनल है, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इनके ऊपर रिसर्च की है, मुझे पता है ये ओरिजिनल है, ठीक है? मिसाल के तौर पर यहाँ तक कि हैकर्स यहाँ तक ऐसे काम करते, अटैक करते हैं कि मैं अगर यहीं पर अगर इनकी ओरिजिनल वेबसाइट ट्विटर के अकाउंट पे मैं कोई सवाल डालूँगा ना, तो हैकर्स यहाँ पर भी आके ना मुझे कमेंट्स में कहेंगे कंपनी की तरफ से बंद करना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहता हूँ कि जी मेरा ना कोई मसला है, मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ माई ट्रांजैक्शन इज स्टक, प्लीज़ हेल्प, ठीक है? अगर मैं ये पोस्ट कर दूंगा ना, तो यहाँ पर भी ना बहुत सारे हैकर्स बैठे होंगे, वो हम मुझ जैसे लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे कोई आता है नया कमेंट करता है तो हम उसको फंसाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कमेंट करूँगा, मुझे ना बहुत सारे जवाब आने शुरू हो जाएँगे इस तरह से, हाँ, हाँ, हम तुम्हारा मसला कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। और वही ज़्यादातर ये
जो है स्कैम्स होते हैं, हैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है जब आप अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ काम करते हैं, कि जब आप अपनी जाहिर है कि अगर आपने फैसला किया कि भाई अपने फंड्स के आप खुद जिम्मेदार हैं, तो उसके फिर अगर वो आप कहीं अगर वो फिर भी कहीं आपसे चोरी हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो फिर जब जिम्मेदारी आपने ली थी तो फिर जिम्मेदारी आप ही पर आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने हमेशा 100% नहीं, 200% आपने इसको यकीन करना है कि आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि वो ऑफिशियल ही वेबसाइट है। खाली लफ्ज़ ऑफिशियल, अब देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ कि ये ऑफिशियल है, ठीक है। मुझे पता है ये ऑफिशियल है, इसलिए कि मैं इनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग में इनका। लेकिन आप वरना यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। दूसरे भी मैं किसी पैनकेक को देखूंगा, देखें मैं उसको जाके खोलता हूँ तो वो भी आपको ऐसे ही कुछ मिलता जुलता लगेगा, पैनकेक स्वैप, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इस ऑफिशियल वाले को खोल लेता हूँ, ठीक है। ये भी पैनकेक स्वैप लिखा हुआ है, इसके सामने ऑफिशियल भी लिखा हुआ है, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि क्या है। यहाँ पर भी वैसी चीज़ें ही हैं, लेकिन ये सारे ऑफिशियल नहीं होते, ऑफिशियल तो एक ही होता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। आए दिन मैं देखता हूँ लोग गलतियां करते हैं, वेबसाइट्स भी इसी तरह से फेक वेबसाइट भी बनी हुई है हर बड़ी क्रिप्टो करेंसी की, जहाँ पर लोग जाकर अपनी प्राइवेट की दे बैठते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ऑफिशियल लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ये। और इवन जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप ऑफिशियल वाले कंपनी के अंदर भी जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हैकर्स बैठे होते हैं। तो आपने ये भी क्लियर होना है कि भाई आपको जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको जो रिप्लाई कर रहा है, वो भी कोई ऑफिशियल बंदा ही है, अपनी कंपनी का ओरिजिनल कोई हैकर नहीं है। इस तरह तो आपको क्या पता, कोई भी आपको जवाब दे सकता है हाँ मैं कंपनी की तरफ से हूँ, आपको कैसे पता कि वो कंपनी की तरफ से है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे इस कंपनी के साथ आपने कोई कांटेक्ट करना है, कोई आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो आप इनके मैसेज में आएंगे, ठीक है। और फिर आप इनको यहाँ से एक सेकंड, कहाँ गया इसके, मैं मेन पेज पर आता हूँ इनके, ठीक है। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर फिर आपने इनको डायरेक्ट मैसेज करना है। यहाँ पर आप से जो भी आपको जवाब आएगा ना, वो ऑफिशियल जवाब आएगा। अगर आप यहाँ पे मैसेज करने के बजाय आप सिंपल जाके इनकी उनकी अकाउंट पे आप कोई कमेंट कर देंगे, तो उसमें जो आपको जवाब आएगा, मिसाल के तौर पे आप कोई कमेंट कर देंगे, ठीक है, कि जी आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा, तो इसमें आपको आपके फंस जाने की बहुत ज़्यादा चांस है। ये काम आपने नहीं करना, आपने उनको मैसेज करना है डायरेक्ट। और तो ये आपने दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ओके, तो ये चीज़ थी कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर सिक्योरिटी का जो मामला है वो कैसे होता है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो ये कि सेंट्रलाइज के अंदर आप अगर एक्सचेंज हैक हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदार एक्सचेंज होती है। लेकिन अभी तक जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि रेगुलेशन ऐसे नहीं बने हैं, तो एक्सचेंज अगर हैक हो जाती है तो वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो आपको कुछ वापस करने के पाबंद नहीं है। यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइज में सबसे पहली बात तो है कि उसके ज़िम्मेदार कोई और है नहीं, ज़िम्मेदार हैं ही आप। इसलिए यहाँ पर को तो कोई अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो कोई इस चीज़ का पाबंद भी नहीं कि वो आपको कुछ वापस करे, क्योंकि जिस चीज़ के ज़िम्मेदार कोई और था ही नहीं तो वो उसका पाबंद कैसे हो सकता है। ओके, इसके ऊपर मैं अगले और वीडियोस भी करूँगा कि लोग किस किस तरीके से हैक होते हैं डिसेंट्रलाइज के अंदर मेटा अपने वॉलेट्स के थ्रू। तो आपको मैं बता नहीं सकता कि इस पे मैं कितना ज़ोर दूँ कि कितनी आसानी से लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, और अपने अपने बेशुमार हज़ारों लाखों रुपए का गवा बैठते हैं सेकंडों के अंदर। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं जी उनका अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं अगली वीडियो करूँगा तफसीली, अगर आप ज़रूर उसको देखें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते होंगे कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि किस किस तरीके से कैसे कैसे होता है। मैंने आपको सिर्फ एक इशारा दिया, अभी दिखाया कि कैसे बिल्कुल हर चीज़ ऑफिशियल नज़र आती है, उसके बावजूद वो नहीं होती। लेकिन इस वीडियो में मैं इस चीज़ हैकिंग के अंदर और उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब मैं क्योंकि मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उनकी जो फ़र्क है वो मैं आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ। तो अब अगला आगे चलते हैं। एक और फ़र्क मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ दोनों एक्सचेंजेस का, कि जो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सख्ती ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर फीचर्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो होती है यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी चॉइस होती है करेंसीज को ट्रेड करने की और एक्सचेंज करने की, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेंसीज होती हैं जिसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं।
लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर अभी चॉइस इतनी ज़्यादा नहीं है। वो बस कुछ यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है आप समझ लें कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के मुकाबले में 30 या 40% के करीब उनके वहाँ पर करेंसीज होती हैं। तो ये भी एक दोनों में फ़र्क होता है। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, यानी वो काफ़ी फास्ट काम करती हैं, ठीक है। आप बस बटन दबाएं और चेक काम हो जाता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है, यहाँ पर आम तौर पर तो ऐसा ही होता है कि आपने बटन दबाया और काम हो गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बेकार है, नहीं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बहुत काम होता है। मैं दोनों पे काम करता हूँ। आम तौर पर जब लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हैं तो वो दोनों ही को साथ साथ चलाते हैं। कुछ काम वो डिसेंट्रलाइज पे करते हैं, कुछ वो सेंट्रलाइज पे करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप दोनों को पहले समझें कि दोनों क्या हैं, और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब करना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा काम डिसेंट्रलाइज पे करना है, कौन सा काम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करना है। और बस अब इसके साथ यही जो कुछ फ़र्क है और कुछ वज़ाहत है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के अंदर क्या फ़र्क है, क्या होती हैं ये। और उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल बाकी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मुझसे रब्ता करने के कई तरीके हैं। वैसे तो मेरी जो वीडियोज़ हैं उनकी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाऊँ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ही बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी भी लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन याद रखें ये लिंक्स जो हैं मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए हैं, ये इसलिए नहीं कि आप मुझे कॉल करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं हर एक की कॉल नहीं ले सकता, ना मेरे पास इतना वक्त है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे ये वीडियो के कमेंट में यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम मेरा चैनल है वहाँ पूछ सकते हैं, मेरा फेसबुक है इस पे पूछ सकते हैं, और या फिर मेरा ईमेल एड्रेस है यहाँ पर भी। 5 तरीके मैंने आपको बताए जिस पे आप मुझसे कोई भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर जॉइन करें, जैसा मैंने आपको बताया कि मज़ीद इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी वीडियो मैं लेकर आऊँगा हैकिंग के बारे में, और उससे कैसे बचा जा सकता है, और ख़ास तौर पे कि कैसे अपनी गलती करके अपना नुकसान होने से बचा जा सकता है। तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। किसी सबको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक को ज्वाइन कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि एनएफटीज़ के बारे में, वो मैंने बनाई है। आप उसको ज़रूर देखें कि एनएफटी क्या है, ठीक है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है एनएफटी क्या है, या अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप सर्च कर सकते हैं एनएफटी के बारे में, क्योंकि एनएफटी दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ आ रही है ये भी, और इसमें लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि कैसे आप आहिस्ता-आहिस्ता डायमंड्स मुफ्त में जमा करके एनएफटी कमा सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो की हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप देख लें, बहुत ही आसान तरीका है। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप करना चाहते हैं तो कर लें। नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अ, और जैसा मैंने आपको बताया कि और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।